स्वागत है आप सभी का डेवटेक माइंड्स में। तो ये वीडियो सेकंड वीडियो है हमारे डेटा साइंस प्रोजेक्ट की। पिछली वीडियो में हमने प्रोजेक्ट का ओवरव्यू देखा था, हमने बिजनेस रिक्वायरमेंट समझी थी और हमने फाइनल डिलीवरेबल्स जो हमारे होने वाले हैं वो समझे थे। वो वीडियो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आई बटन में लिंक डाल दूंगा, आप उस वीडियो को जाकर देखें। इस वीडियो में हम बात करेंगे डेटा अंडरस्टैंडिंग और डेटा प्रिपरेशन के बारे में। तो हर एक डेटा साइंस प्रोजेक्ट की लाइफ साइकिल अगर आप देखेंगे तो अलग अलग स्टेप्स में डिवाइडेड होती है, जिसमें पहला स्टेप बिजनेस अंडरस्टैंडिंग होता है, दूसरा स्टेप डेटा अंडरस्टैंडिंग एंड डेटा प्रिपरेशन होता है। तो उसी डेटा अंडरस्टैंडिंग के ऊपर हम बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको केगल का एक ओवरव्यू दे देता हूँ, क्योंकि हमारा डेटा सेट जो है वो केगल के ऊपर मौजूद है और हम उस डेटा सेट को केगल से ही डाउनलोड करने वाले हैं। केगल एक डेटा रिपॉजिटरी है जिसके पास अलग अलग मशीन रिलेटेड डेटा सेट्स हैं। डेटा सेट के अलावा केगल पे आपको कॉम्पिटिशन्स मिल जाते हैं, मॉडल्स मिल जाते हैं और आपको डिस्कशन फोरम भी मिलता है, तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प भी प्रोवाइड होती है। केगल के बारे में अगर आप और जानना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं एक वीडियो अलग से केगल के ऊपर बना दूंगा। अब हम बात करते हैं हमारे डेटा सेट के ऊपर। हम यूज़ करने वाले हैं लैपटॉप प्राइस प्रेडिक्शन यूजिंग स्पेसिफिकेशंस का डेटा सेट। तो हम सबसे पहले डेटा सेट के बारे में समझेंगे, आखिर ये डेटा सेट है क्या, और डेटा सेट को समझने के बाद हम चलेंगे कोडिंग की तरफ। एक और चीज़ आपको बता दूं कि कोडिंग हम जो है बहुत ही ज़्यादा सिंपल वे में करने वाले हैं और गलतियों से सीखने वाले हैं। तो मैं जो भी यहाँ पर करूँगा मैं बिल्कुल नेचुरल करूँगा। मैंने कोई पहले से कोड तैयार नहीं रखा है जिसको देखकर मैं आपको समझाऊँ। मैं साथ ही साथ कोडिंग करूँगा, तो जो भी गलतियाँ मैं करूँगा वो मैं आपसे भी एक्सपेक्ट कर सकता हूँ और उन गलतियों से आप सीखेंगे तो अच्छे से आपको समझ में भी आएगा। तो ये हमारा डेटा सेट है, इसके बारे में हमें काफ़ी चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं, हम इन्हें पढ़ सकते हैं और ये पढ़ना भी हमारे लिए ज़रूरी है। हमें डेटा को समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले। तो पढ़ लेते हैं एक बार। व्हाट फैक्टर्स इफेक्ट लैपटॉप कंप्यूटर प्राइसेस। तो ये एक क्वेश्चन है कि ऐसे क्या फैक्टर्स होते हैं जो लैपटॉप के प्राइस को इफेक्ट करते हैं। अलग अलग फैक्टर्स इफेक्ट कर सकते हैं। ये फैक्टर इंक्लूड होते हैं ब्रांड ऑफ कंप्यूटर, नंबर ऑफ ऑप्शंस एंड एड ऑन्स जो उसमें लग सकते हैं, जैसे कि उनकी मेमोरी क्या है, स्टोरेज क्या है, सीपीयू कितना है, जीपीयू कितना है, ये सारी चीज़ें होती हैं। अब इसके बारे में आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, काफ़ी चीज़ दी हुई है। मैं इसमें टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, हम चलेंगे डेटा को देखने, बट आप इसको रीड ज़रूर करें। और हम आ जाते हैं डेटा के ऊपर। ये हमारा डेटा है लैपटॉप टेस्ट डॉट CSV। हमारे पास दो फाइल्स हैं, लैपटॉप ट्रेन और लैपटॉप टेस्ट। दोनों एग्जैक्टली सेम डेटा सेट है, एक हमें ट्रेनिंग के लिए दिया है, एक हमें टेस्ट के लिए दिया है। तो अगर मैं यहाँ पे पूरे 13 कॉलम्स देखूँ तो हम देखते हैं क्या क्या कॉलम्स हमारे पास हैं। हमारे पास मैन्युफैक्चरर है जो कि ज़रूरी है लैपटॉप के प्राइस को समझने के लिए। हम जानते हैं कुछ ब्रांड्स के लैपटॉप महंगे होते हैं, कुछ ब्रांड्स के लैपटॉप थोड़े सस्ते होते हैं। फिर हमारे पास मॉडल का नेम है, हमारे पास कैटेगरी है, स्क्रीन साइज़ है, स्क्रीन साइज़ भी इंपॉर्टेंट होता है लैपटॉप के प्राइस में, और स्क्रीन का टाइप भी है हमारे पास, जैसे कि IPS पैनल है या HD है या टच स्क्रीन है, और उसका साइज़ रेशियो क्या है, ये सारी चीज़ें हमारे पास है। फिर CPU है हमारे पास, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, रैम है हमारे पास, स्टोरेज है हमारे पास, GPU है हमारे पास। GPU भी काफ़ी प्राइस को इफेक्ट करता है। और हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम और ऑपरेटिंग सिस्टम के वर्जन्स हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है। और फिर हमारे पास वेट है, ये भी कभी कभी इफ़ेक्ट करता है प्राइसेस को। और ये हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो कि प्राइस है। तो ये 13 टोटल वेरिएबल्स हैं और इनके ऊपर हम काम करेंगे। इसको डाउनलोड करने के लिए आप सिंपली यहाँ डाउनलोड के बटन को क्लिक कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ से भी इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ डाउनलोड का ऑप्शन है आपके पास। अगर आप इसको डाउनलोड करेंगे तो दोनों फाइल्स एक साथ डाउनलोड हो जाएंगी, वरना आपको एक एक करके करनी पड़ेंगी। मैं यहाँ डाउनलोड पर क्लिक करूँगा, मेरी फाइल्स डाउनलोड हो जाएंगी। डाउनलोड करने के बाद मैं क्या करूँगा, मैं इस फाइल को एक फ़ोल्डर में खोल लूँगा। मैं अनजिप करके एक फ़ोल्डर में खोल लूँगा। मैं डायरेक्टली आपको उसी फ़ोल्डर को खोल कर दिखा देता हूँ। तो ये मेरा फ़ोल्डर है, आप देख सकते हैं। मैंने डेस्कटॉप के ऊपर एक DA प्रोजेक्ट के नाम से फ़ोल्डर बनाया है और मेरे पास ये दोनों फाइल्स हैं। मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ ये फाइल्स। ये कॉमा सेपरेटेड फाइल्स हैं और मैं इनको एक्सेल में ओपन करूँ तो ये कुछ इस तरह से नज़र आते हैं। हमें सारी फील्ड, सारे फीचर्स हमें इस तरह से नज़र आते हैं। ये हमारा ट्रेन डेटा है और इसी तरह का हमारा टेस्ट डेटा भी होगा। अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर इसको क्लोज कर देता हूँ। मैं यहाँ पर अपना जुपिटर नोटबुक खोलूँगा, तो उसके लिए मैं यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट खोल लूँगा और कमांड प्रॉम्प्ट में मैं डालूँगा जुपिटर नोटबुक और अपनी जुपिटर नोटबुक ओपन कर लूँगा मैं। तो आप देख सकते हैं कि ये लॉन्च हो गया है और मैं यहाँ पर एक नई फाइल बनाऊँगा। तो मैं न्यू पे जाऊँगा और नोटबुक बनाऊँगा। नोटबुक में हमें डिफ़ाइन करना पड़ेगा कि हम कर्नेल कौन से यूज़ कर रहे हैं, तो मैं IPython कर्नेल ही सिलेक्ट कर लूँगा और ये हमारी नोटबुक बन चुकी है। इसको हम नाम दे देते हैं। मैं इसको नाम दे देता हूँ DA प्रोजेक्ट और नेम कर देता हूँ। तो ये हमारा जुपिटर नोटबुक का इंटरफेस है। अगर आप जुपिटर नोटबुक के बारे में जानना चाहते हैं तो एक वीडियो मैंने पहले बनाई हुई है, मैं उसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप उसको जाकर देख सकते हैं। स्टार्टिंग करेंगे हम इसकी सबसे पहले डिपेंडेंसीज़ को इंस्टॉल करके। कुछ लाइब्रेरीज जो हमको यूज़ करनी है हम उनको इंपोर्ट करेंगे, जैसे कि हमारे पास पांडास लाइब्रेरी होती है, नमपाई होती है, मैटप्लॉट होती है और हमारे पास सीबॉन होती है।
तो मैं ये चारों इंपोर्ट कर लूँगा। तो ये 4 लाइब्रेरीज़ मैंने इंपोर्ट करी हैं। मैं इसको एग्जीक्यूट कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि चारों लाइब्रेरीज़ बिना किसी एरर के इंपोर्ट हो चुकी हैं। अगर इनमें से एक भी लाइब्रेरी आपको एरर देती है तो आपको वो इंस्टॉल करनी पड़ेगी। आप वो इंस्टॉल कर सकते हैं। अब दूसरा काम हम करेंगे अपना डेटा लोड करना। तो मैं दोनों टेस्ट और ट्रेन डेटा सेट लोड कर लूँगा। तो मैं यूज़ करूँगा ट्रेन इज इक्वल्स टू pd.read.csv और यहाँ पे हम फाइल का लोकेशन देंगे जो हमारी है ट्रेन लैपटॉप अंडरस्कोर ट्रेन .csv फाइल और मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। तो मेरे पास एरर आया, शायद मैंने नाम गलत यूज़ किया है। मैं एक बार इसको चेक कर लेता हूँ। मेरे पास है लैपटॉप अंडरस्कोर ट्रेन .csv, लैपटॉप्स है तो मैं यहाँ पे एक s लगा दूँगा और तो अब ये मेरे पास आ गई है। मैं इसी तरह से एक टेस्ट फाइल भी लोड कर लेता हूँ pd.read_csv और यहाँ पे हम दे देते हैं लैपटॉप्स अंडरस्कोर test.csv। तो दोनों फाइल मेरे पास अब आ गई हैं। अब हम थोड़ा विजुअलाइज कर लेते हैं कि हमारे पास क्या डेटा है। मैं ट्रेन का हेड यूज़ करूँगा, ट्रेन डॉट हेड। हेड क्या करता है, हेड हमें टॉप 5 रोज़ दे देगा। तो कुछ इस तरह की ये टॉप 5 रोज़ दिखाई देती हैं। तो ये 5 रोज़ का डेटा हमारे पास है और हमारे पास 13 कॉलम है जैसे कि हमारे पास थे। और इसी तरह मैं टेस्ट डेटा भी देख लूँगा, टेस्ट डॉट हेड। तो मेरे पास ये टेस्ट डेटा है। अब इस डेटा के बारे में हमें थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन गैदर करनी ज़रूरी है, जैसे कि हमारे पास कितनी रोज़ का डेटा है, कितने कॉलम्स का डेटा है। तो उसके लिए मैं df.info यानी train.info का यूज़ करूँगा और आप देख सकते हैं कि हमारे पास 977 टोटल रोज़ है और उसमें कुछ नल वैल्यूज़ भी हैं। जैसे हमारे पास कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम वर्जन में नल वैल्यूज़ हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम वर्जन जो है वो 841 नॉन नल वैल्यूज़ इसके अंदर है। तो ठीक है। और हम अगर टेस्ट डेटा में भी देखें तो टेस्ट.info अगर मैं देखूं तो इसमें मेरे पास कुछ नल वैल्यूज़ हैं जो कि वंस अगेन ऑपरेटिंग सिस्टम वर्जन में मेरे पास है। तो ठीक है, हम इस पर काम करेंगे। एक चीज़ मैं करना चाहूँगा कि हमारे पास 325 रोज़ हैं हमारे टेस्ट डेटा में और 977 रोज़ है हमारे पास ट्रेन डेटा में। हमें इतनी ज़्यादा टेस्ट डेटा सेट की ज़रूरत नहीं है। मैं एक काम करता हूँ, मैं इन दोनों को मर्ज कर लेता हूँ और मर्ज करने के बाद हम जब बाद में ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करेंगे तो 20% डेटा इसको दे देंगे टेस्ट को। तो चलिए इसको मर्ज कर लेते हैं। तो मैं इन दोनों को मर्ज करने के लिए कनकैट का यूज़ करूँगा। तो हम करेंगे pd.concat और इसमें हम ट्रेन और टेस्ट डेटा दोनों दे देंगे। इसको मैं एक वेरिएबल दे देता हूँ, जैसे डेटा का वेरिएबल दे देते हैं और ये हमें एज अ लिस्ट देना है। एक्सेस डिफाइन करना पड़ेगा इनको ज्वाइन करने के लिए। तो एक्सेस हमारा 0 होगा क्योंकि मैं रो वाइज इनको ज्वाइन करना चाहता हूँ। और क्या मुझे इंडेक्सेस इग्नोर करने हैं? जी हाँ, मुझे इग्नोर करने हैं इंडेक्सेस। इग्नोर इंडेक्स इक्वल्स ट्रू। ठीक है, अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ और मैं डेटा डॉट हेड लूँगा और मेरे पास ये डेटा है। मैं डेटा डॉट हेड की जगह डेटा डॉट इन्फो ले लेता हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा। और अब मुझे 1302 वैल्यूज़ मिल रही हैं जिसमें 1132 वैल्यूज़ हैं ऑपरेटिंग सिस्टम वर्जन की। अब हम इसको रैंडमली शफल करके स्प्लिट कर लेंगे बाद में, जब हमारे पास ट्रेन टेस्ट स्प्लिट हमें करना होगा तो हम ये कर लेंगे। अब ये कंकैटिनेशन करने से मेरे काफ़ी सारे बेनिफिट्स होंगे। जैसे जो भी मुझे प्री प्रोसेसिंग करनी है मेरे डेटा के ऊपर, मुझे दोनों ही डेटा सेट के ऊपर करनी पड़ती है, वो टेस्ट और ट्रेन दोनों के ऊपर। तो अगर मैं इन दोनों को अलग ही रखता हूँ तो अलग टेस्ट पे करना पड़ेगा, अलग ट्रेन पे करना पड़ेगा। तो बेटर है हम इनको कंकैटिनेट कर लें और बाद में स्प्लिट कर लें। हालांकि अगर आपके पास कुछ इस तरह का टेस्ट डेटा होता, जैसे सिर्फ उसमें 12 ही कॉलम्स होते, उसमें प्राइस वाला वेरिएबल नहीं होता, तो हम ये नहीं कर सकते थे क्योंकि हमारे पास प्राइस वाला वेरिएबल है ही नहीं। वो सिर्फ हमारे पास टेस्ट के लिए है डेटा, तो वो डेटा कंकैटिनेट करने की ज़रूरत नहीं है। बट इस तरीके का डेटा आप कंकैटिनेट कर सकते हैं। अब थोड़ा डेटा विजुलाइज कर लेते हैं। सबसे पहले मैं देखना चाहूँगा कि क्या मेरा डेटा लीनियर है। तो मैं प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन का एक हिस्टोग्राम बनाकर देख लेता हूँ कि क्या ये थोड़ा लीनियर डेटा मुझे दे रहा है, क्या नॉर्मलाइज डेटा मेरे पास है। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे मैटप्लॉट लाइब्रेरी का plt.figure और यहाँ पे फिगर का साइज़ दे देंगे। फिक्स साइज़ हम दे देते हैं कुछ भी, इसको मैं दे देता हूँ ज़्यादा बड़ा नहीं, 7/5 का साइज़ दे देता हूँ, तो ये ठीक रहेगा। और यहाँ मैं डिस्ट प्लॉट का यूज़ करूँगा सीबॉन के sns.distplot और इसको मैं दूंगा अपना डेटा का, मैं दूंगा प्राइस
मुझे देखना पड़ेगा प्राइस का। जी हाँ, ये कैप्स में है। ओके, अब अगर मैं ये एग्जीक्यूट करूँ तो ये आप वार्निंग देख रहे हैं। ये वार्निंग आपको इग्नोर करनी है। ये सिर्फ कह रहा है कि ये डिस्प्लॉट डिप्रिशिएट कर दिया गया है, लेकिन इसकी आपको कोई ज़रूरत नहीं है, ये वार्निंग है। और ये आप देख सकते हैं हमारा ग्राफ जो कि दिखा रहा है कि ये जो जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है ये हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। अगर ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता तो ये मीन के आसपास जो है वो मैक्सिमम वैल्यू लेता, बट दिस इज़ नॉट नॉर्मल। तो इसके लिए हमें स्केलिंग वगैरह का यूज़ करना पड़ेगा, बट ठीक है, हम आगे कुछ और विजुलाइजेशन देखते हैं। यहाँ पे हमने देखा था कि हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम वर्जन है इसके पास कुछ नल वैल्यूज़ हैं। तो मैं एक बार इसको विजुलाइज करके देख लेता हूँ। सबसे पहले मैं देखूँगा कि कितनी कितनी कैटेगरीज हमारे पास इस ऑपरेटिंग सिस्टम वर्जन में है। तो मैं करूँगा डेटा, और डेटा में ऑपरेटिंग सिस्टम वर्जन कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ से मैं और इसको यहाँ पेस्ट कर दूँगा मैं। और इसके अंदर कितनी कैटेगरीज हैं उसके लिए मैं यूज़ करूँगा वैल्यू काउंट्स, वैल्यू अंडरस्कोर काउंट्स, और मैं इसको एग्जीक्यूट कर दूँगा। और आप देख सकते हैं कि हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम वर्जन में विंडोज़ 10 हमारे पास 1071 है, विंडोज़ 7 45 है, और एक्स एंड 10s ये शायद मैक में होगा, और हमारे पास ये 8 है। ठीक है, और इसको थोड़ा विजुलाइज और कर लेते हैं हम। मैं इसको एक वेरिएबल का नाम दे देता हूँ, फीचर काउंट। तो ये हमारे फीचर्स हैं इसके अंदर। मैं इसको दोबारा एग्जीक्यूट कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं एक प्लॉट बना लेता हूँ। तो इसको साइज़ देना है हमें, ये मैं यहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट करूँगा, और मैं यहाँ पे बार प्लॉट का यूज़ करूँगा। तो फीचर काउंट को मैं प्लॉट करूँगा, बार प्लॉट, और यहाँ पे हम कलर वगैरह दे सकते हैं। मैं फ़िलहाल इसको नहीं दूंगा, और मैं प्लॉट को कर लूँगा शो। तो ये ग्राफ हमारे पास है। इसको अगर हम थोड़ा एनालाइज करें तो आपको समझ में आएगा कि ये जो कैटेगरी 10 है इसकी हमारे पास ऑलमोस्ट 1100 समथिंग वैल्यूज़ हैं। बट ये जो बाकी के ऑपरेटिंग सिस्टम वर्जन हैं जैसे 7 है, एक्स है, 10s है, इनकी बहुत ही कम वैल्यूज़ हैं। 7 की फिर भी हमारे पास कुछ वैल्यूज़ हैं, एक्स और 10s की तो वैल्यूज़ ना के बराबर ही हैं हमारे पास। तो ऐसी सिचुएशन में हमें इस विजुअलाइजेशन से कुछ खासा इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है कि हम इसका क्या करें। तो हम एक काम करते हैं, हम एनालाइज करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम्स को, और हर ऑपरेटिंग सिस्टम में कितनी नल वैल्यूज़ हैं उनके वर्जन्स के हिसाब से ये चेक करने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैं ऑपरेटिंग सिस्टम का वैल्यू काउंट देख लेता हूँ। इसी को मैं कॉपी कर लूँगा यहाँ से यहाँ तक, और हम चेक करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के वैल्यू काउंट को। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास विंडोज़ में 1124 वैल्यूज़ हैं, नो OS 66, लिनक्स 62, क्रोम OS 27, मैक OS। तो हमारे पास काफ़ी सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, पर उनके कंपैरिजन में अगर वर्जन्स देखें तो हमारे पास सिर्फ विंडोज़ के हैं, और शायद ये हमारे पास मैक के हैं। इसको हम चेक कर लेंगे कैसे हैं। तो मैं इस कोड को थोड़ा चेंज करता हूँ। मैं करता हूँ जहाँ जहाँ मेरे पास ऑपरेटिंग सिस्टम वर्जन में नल वैल्यू होगी मैं वहाँ वहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम के कैटेगरी को काउंट कर लूँगा। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं डेटा लगाता हूँ, और डेटा में जहाँ जहाँ डेटा ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ नल है तो ये चेक करेगा नल वैल्यूज़। तो जब डेटा इज़ नल है मुझे उसमें से ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, तो मैं इसको कॉपी कर लूँगा और यहाँ इसको पेस्ट कर दूँगा। तो जब नल होगा तो उस ऑपरेटिंग सिस्टम का वैल्यू काउंट मुझे चाहिए, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, और अब थोड़ा बेहतर हमें नज़र आएगा। तो आप देख सकते हैं कि नो OS में 66 नल वैल्यूज़ हैं, लिनक्स में 62 नल वैल्यूज़ हैं, क्रोम में 27 नल वैल्यूज़ हैं। ये नल वैल्यूज़ हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम में नहीं, ये नल वैल्यूज़ हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम वर्जन्स की हैं, बट ऑपरेटिंग सिस्टम की कैटेगरीज़ के हिसाब से। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास विंडोज़ में कोई भी नल वैल्यूज़ नहीं है, लेकिन हमारे पास क्रोम, लिनक्स, नो OS, मैक में और एंड्रॉयड में सभी में हमारे पास नल वैल्यूज़ हैं। तो यानी विंडोज़ 10 और विंडोज़ 7 इनमें हमारी कोई नल वैल्यू नहीं है। तो एक काम करते हैं, मैं इसको एक वेरिएबल का नाम दे देता हूँ, नल काउंट, और हम एक विजुअलाइजेशन क्रिएट करके देखते हैं। तो मैं ये फिगर कॉपी कर लेता हूँ, और एक काम करता हूँ, मैं बार प्लॉट ही बना लेता हूँ। तो मैं इसको भी कॉपी कर लूँगा, और ये यहाँ मैं इसको रख लेता हूँ, और मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा इसको नल काउंट से रिप्लेस, और मैं यहाँ पे plt डॉट शो कर लेता हूँ। इसके साथ हम टाइटल वगैरह भी डाल सकते हैं, बट अभी फ़िलहाल हम सिर्फ इसको ऐसे ही एनालाइज करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि नो OS में जो हमारी नल वैल्यूज़ है वो इतनी ज़्यादा है, लिनक्स में इतनी है, क्रोम में इतनी है,
मैक में इतनी और एंड्रॉयड में इतनी है। अब ये नल वैल्यूज़ तो हमें पता चल गई कि विंडोज़ में कोई नल वैल्यू है, लेकिन एक चीज़ हम यहाँ से और एनालाइज कर सकते हैं, वो ये कर सकते हैं कि हमारे किस ऑपरेटिंग सिस्टम में कितनी कैटेगरीज़ हैं। तो हमें इससे अंदाज़ा लग जाएगा कि ये जो कैटेगरीज़ हैं ये किस किस ऑपरेटिंग सिस्टम से बिलोंग कर रही हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं एक पीस ऑफ कोड लिखता हूँ। हम डेटा को ग्रुप बाय करेंगे, तो डेटा जो है हम उसको करेंगे ग्रुप बाय, और हम इसको करेंगे ग्रुप बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। मैं ये कॉपी कर लेता हूँ, मैं पूरा ही कॉपी कर लेता हूँ। और ऑपरेटिंग सिस्टम से ग्रुप करने के बाद मुझे ऑपरेटिंग सिस्टम वर्जन की सारी यूनिक वैल्यूज़ चाहिए। तो हम यूज़ करेंगे नंबर ऑफ़ यूनिक वैल्यूज़ का फंक्शन। तो यहाँ पे .n यूनिक, ये मुझे नंबर ऑफ़ यूनिक वैल्यूज़ देगा ऑपरेटिंग सिस्टम वर्जन में। तो हम ग्रुप कर रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम से। मैं इसको एग्जीक्यूट करूँ तो आप देख सकते हैं कि एंड्रॉयड में कोई भी वैल्यू नहीं है, क्रोम में कोई वैल्यू नहीं है, लिनक्स में कोई वैल्यू नहीं है, मैक ओएस में सिर्फ एक कैटेगरी है, नो ओएस में कोई कैटेगरी नहीं है, विंडोज़ में 3 कैटेगरी हैं। तो ये जो 4 हमारे पास कैटेगरीज़ हैं, ये शायद एक्स भी विंडोज़ ही है, विंडोज़ एक्स होगी, और विंडोज़ 7 है, विंडोज़ 10 है, और 10s है। तो इसको विजुलाइज भी कर सकते हैं हम सेम वे में। मैं यहाँ पे अगर यूनिक कैटेगरीज़ का इसको वेरिएबल बना दूँ, यूनिक कैट, तो सेम वे में हम इसको भी विजुलाइज कर सकते हैं। मैं बस यहाँ इसको चेंज कर दूँगा। आप देख सकते हैं कि विंडोज़ में 3 कैटेगरीज़ हैं और मैक ओएस में एक कैटेगरी है। तो इससे आपको समझ में आता है कि बाकी में कोई कैटेगरी नहीं है। विंडोज़ में 3 कैटेगरी हैं और मैक ओएस में एक ही कैटेगरी है। तो अगर आप मैक ओएस की प्राइस की बात करेंगे तो अलग वर्जन्स के हिसाब से आप प्राइस नहीं डिफ़ाइन कर पाएंगे। और अगर आप विंडोज़ के प्राइस की बात करें तो 3 ही विंडोज़ हैं, जिसमें मैक्सिमम अगर आप देखें यहाँ पर तो मैक्सिमम 10 ही है। तो हमारे पास इतना डेटा नहीं है कि हम 7 के प्राइस और एक्स के प्राइस को बता सकें, डिफ़ाइन कर सकें। तो इसीलिए बेहतर है कि हम इस पूरे ही कैटेगरी को, पूरे ही वेरिएबल को ड्रॉप कर दें डेटा से, क्योंकि ये डेटा हमारे पास हेल्पफुल नहीं है, ये एनालिसिस के लिए अच्छा नहीं है, और हम इसको यहाँ पर ड्रॉप कर देंगे। तो मैं डेटा से ऑपरेटिंग सिस्टम वर्जन को ड्रॉप कर दूँगा, डेटा डॉट ड्रॉप, और यहाँ से ड्रॉप करना है मैं ऑपरेटिंग सिस्टम वर्जन। मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे एक्सिस है हमारा 1, और यहाँ पे हमारा इन प्लेस कर लेते हैं हम इज इक्वल्स टू ट्रू। इन प्लेस ट्रू का मतलब है कि हम इसी वेरिएबल में चेंज करना चाहते हैं, हमारा एंटायर डेटा जो ओरिजिनल डेटा है उसी में हम चेंज करना चाहते हैं। अगर मैं इन प्लेस ट्रू नहीं रखता तो ये, क्योंकि डिफ़ॉल्ट फॉल्स होता है, और उस वजह से ये हमें एक कॉपी यहाँ पर मिल जाएगी और हमें अलग से डेटा का दोबारा वेरिएबल क्रिएट करना पड़ता, तब ये चेंज होता। बट अब हमारे पास डायरेक्टली डेटा में चेंज हो जाएगा। अगर मैं डेटा का हेड देखूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम वर्जन हमारे पास नहीं है। तो ये इतना एनालिसिस हमने किया है, ईडी हमने किया है, यहाँ पर हमने कुछ वेरिएबल समझे हैं और एक वेरिएबल हमने डिलीट कर दिया है। ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करता हूँ। अगली वीडियो में हम और प्री प्रोसेसिंग स्टेप करेंगे और डेटा को अच्छे से क्लीन करेंगे और समझेंगे कौन कौन से हमारे वेरिएबल इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये जो स्टेप मैंने किया है, ये ड्रॉप वाला, ये हमें यहाँ नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ये जब हम फीचर सिलेक्शन की बात करते हैं तब हम कौन कौन से फीचर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है हम उनको सिलेक्ट कर लेते हैं। तो एनालिसिस तक ही हमें करना था, बट क्योंकि मैं आपको अच्छे से समझाना चाहता हूँ मैंने इस वेरिएबल को क्यों डिलीट किया, इसीलिए मैंने यहीं पर इसको आपको डिलीट करके दिखा दिया है। इसी तरह हम सारे एक एक वेरिएबल पर बात करेंगे, जितने भी वेरिएबल्स हैं हम सभी पर बात करेंगे, उनमें कुछ कुछ चेंजेस करेंगे, अगर चेंजेस की ज़रूरत है उनमें कुछ चेंजेस करेंगे, और फिर हम अपना मशीन लर्निंग मॉडल ट्रेन करेंगे। तो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।